ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कल के लेक्चर की रिवीजन हमने क्विक रिकैप देख लिया। ठीक है, जो कल कंजर्वेटिव फोर्स की बात चल रही थी, उसकी रिगार्डिंग हमने ये कुछ बुलेटिन पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि कभी थेरोटिकल क्वेश्चन आए या जो भी कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस के आसपास की हो वो इस पॉइंट के द्वारा हमें क्लियर हो सके। ठीक है, सिंपल से ही पॉइंट है। देर आर 4 पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट देखते हैं, इसे रीड करते हैं। दीज आर द फोर्सेस। कौन? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कोई एक एग्जाम्पल पकड़ो। ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो दीज आर द फोर्सेस विच नेवर डिसिपेट एनर्जी, मतलब सिस्टम से कभी बाहर ग्रेविटी के द्वारा जो एनर्जी है बाहर नहीं जाएगी। ये ठीक है, मतलब हीट के फॉर्म में नहीं जाएगी। दूसरा पॉइंट, वेन एवर दीज फोर्सेज डू वर्क ऑलवेज दिस एनर्जी चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब कभी भी हम ग्रेविटी के अंदर काम करेंगे तब जो भी काम होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, ये पॉइंट अभी नहीं समझेगा लेकिन थोड़ा 2-3 बूंदे इसकी फील कर लेते हैं हम। ठीक है, वेन एवर दिस फोर्सेज डू वर्क, ग्रेविटी के अंडर को भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन नीचे फेंक देते हैं या ऊपर फेंक देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, वो पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, लेकिन वो पता हो पॉइंट हमें क्या है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, द रीजन या फील्ड विच बॉडी एक्सपीरियंसेस कंजर्वेटिव आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड, ये वर्ड को समझाने की कोशिश थी। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कल मैंने बताया था कि कोई हाथ नहीं है जो बॉडी को नीचे खींचेगा, इट्स इनविजिबल समथिंग। तो दैट इनविजिबल समथिंग को हम कहेंगे फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ऐसा हम कहते हैं। वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंजर्वेटिव फील्ड ऑलवेज वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये टेक्निकल पॉइंट कह दिया हमने यहाँ पे कि कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में जब भी वर्क डन होता है तो वहाँ पे बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल कितना था वो हम देखते हैं। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैं बार बार आऊँगा, हम बार बार आएंगे क्योंकि आगे जो चीज़ हम पढ़ेंगे ये इसी से रिलेटेड होने वाली है। ओके, तो जहाँ इस पॉइंट का कनेक्शन आएगा मैं वहाँ इस स्लाइड पे वापस तुम लोगों को लेकर आऊँगा और समझाऊंगा कि देखो इस पॉइंट का अभी ये मतलब है। ठीक है, हो सकता है अभी इसमें से बहुत सारे टर्म्स क्लियर ना हो लेकिन वो आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर होने वाले हैं, क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज की हमारी तैयारी चलेगी इस पॉइंट के लिए। आगे जो पॉइंट मैंने लिखा है ये वाला, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो नाउ टू अंडरस्टैंड वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, आई नीड टू कवर फ्यू सब पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें कवर करने पड़ेंगे। उसमें से ये पहला पॉइंट है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जो कि हमने ऑलरेडी कल देखा था, हाफ kx² उसका फॉर्मूला होता है। उसके रिलेटेड हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हम वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर लगा सके। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम ओनली। चलो, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो पढ़ते हैं व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, सबने स्प्रिंग देखी होगी, ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने स्प्रिंग नहीं देखी है? ऐसी स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग सबने देखी है, मुझे एक बार कंफर्म करो। कहाँ ये स्प्रिंग देखी है बच्चों? कोई एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे बताओ डे टू डे लाइफ में। सबसे सिंपल, पेन के अंदर होती है, राइट? और सबसे थोड़ा डिफिकल्ट, गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं, वहाँ पे सस्पेंशन में ऐसे स्प्रिंग दिखाई पड़ती है ना, ऐसा सस्पेंशन होता है गाड़ी का, देखो ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जब गड्ढा आता है, कोई गड्ढे में से गाड़ी जाती है तो क्या होता है, वो गड्ढे में से जो भी जर्क है, झटका बैठेगा ना, कभी ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हो, ट्रक ट्रैक्टर लाल डब्बे के अंदर बैठे हो, जो गाड़ी के सस्पेंशन खराब है वो गाड़ी पे बैठे होंगे, कभी हमने एक्सपीरियंस किया होगा, झटका बैठ जाता है पीछे, हम कहते हैं क्या खटारा गाड़ी है। तो गाड़ी खटारा होने का रीज़न यहाँ पे है, स्प्रिंग अच्छी नहीं है गाड़ी की। ठीक है, तो क्या करती है स्प्रिंग, ये समझ लेते हैं, फिर उसके हम बेसिक चीज़ों में चलते हैं। जब गड्ढा आएगा, गड्ढे में से गाड़ी जाएगी, तो ये स्प्रिंग क्या करती है, ये जो गड्ढे ने जो हमें जर्क दिया है, मतलब जो
बहुत बड़ा फोर्स लगाया गड्ढे के अंदर जब गाड़ी जाएगी, शॉर्ट टाइम में जो बहुत बड़ा फोर्स लगाया है वो फोर्स को वो धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? स्प्रिंग। ठीक है, तो हमें तुरंत से झटका नहीं बैठेगा, और जैसे गड्ढे से बाहर आ जाएगी गाड़ी, धीरे धीरे ये एक्सपांड करेगी अपनी ओरिजिनल साइज में। तो हम ये चाहते हैं हमें कंफर्ट मिले। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन ढूंढा, स्प्रिंग हमें वो कंफर्ट दे रहा था। तो स्प्रिंग करता क्या है? एनर्जी स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखेगा मतलब बाद में छोड़ेगा भी। तो जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, और स्प्रिंग को हम रिलीज कर देते हैं कंप्रेस्ड पोजीशन से तो वो इलोंगेट होती है। बस दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक एक पॉइंट में हम लिख लेते हैं ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है? एक एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। लेट मी राइट दैट एग्जाम्पल हियर। हमारे पास एक स्प्रिंग है बच्चों, एक स्प्रिंग मान लो, दिस इज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग से एक ऐसा ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ऐसे तरह के क्वेश्चन हमें अभी यहाँ से आगे देखने को मिलेंगे, स्प्रिंग और उससे एक ब्लॉक जुड़ा हो। लॉज ऑफ मोशन में भी हमने इसको कई बार देखा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब स्प्रिंग के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर मान लो हम फोर्स F लगाएंगे तो ये ब्लॉक खींचा जाएगा, और थोड़ी कंडीशंस देनी पड़ती है ना। एग्जैक्टली क्या है? जैसे क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं, वो सर्कल के बाहर गया तो 6, नीचे से गया तो 4, बॉल मतलब स्टम्प को बॉल लगा तो आउट। वैसे ही हम यहाँ पे कुछ कंडीशन बता देते कि ये समझने के लिए हम मानकर चलते ये जो सरफेस स्मूथ है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन को हम हटाना चाहते हैं, अननेसेसरी हम नहीं लाना चाहते हैं, और हमने अभी तक इसको नहीं खींचा है, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये स्प्रिंग की ये ओरिजिनल लेंथ है, राइट। हम फोर्स F लगाएंगे तो ये ब्लॉक थोड़ा खींचा जाएगा। जब ये ब्लॉक खींचा जाएगा बच्चों तो इसके अंदर इलोंगेशन होगा, वो मैं ये सेकेंड डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्लॉक को हटा देता हूँ। लेट्स रिमूव दिस ब्लॉक। और जब फोर्स हमने लगाया इसके ऊपर तो ये कुछ इलोंगेट हुई स्प्रिंग। कितने अमाउंट से ये स्प्रिंग इलोंगेट हुई वो दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, मान लो ये स्प्रिंग इलोंगेट होके यहाँ पे आ गई, तो ये जो इलोंगेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो मान लेते हैं वो है x। दैट इलोंगेशन इज नथिंग बट x। ठीक है, अभी तुम सभी लोग आसानी से मुझे बता सकते हो, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? स्प्रिंग आगे चली जाएगी या स्प्रिंग वापस पीछे चली आएगी? तो ये क्यों वापस चली आई? क्योंकि इसने एनर्जी को स्टोर करके रखा अपने अंदर। कैसे स्टोर करके रखा अपने अंदर? जब अपन ने फोर्स लगाया, कॉन्सेप्ट आ गई, सुनो। जब अपन ने फोर्स लगाया, इस फोर्स ने क्या किया? इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया, और इस वर्क को स्प्रिंग ने एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखा। कौन सी एनर्जी के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कब तक स्टोर करके रखेगा? जब तक तुम उसको खींच के, मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रख रहे हो। एज द मोमेंट यू रिलीज द फोर्स, हाथ छोड़ दोगे ब्लॉक के ऊपर से, तो ये वापस पीछे क्यों जा पा रहा है? अभी यही पोटेंशियल एनर्जी उसने जो स्टोर की है, सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर की है उसको वो अभी रिलीज कर रहा है। अभी वो रिलीज करेगा तो मतलब वो एनर्जी से वापस काम कर रहा है। तो वर्क से एनर्जी पाई और एनर्जी से वापस वर्क हमने किया, तो ये से चक्कर चलता रहेगा। तो हम यही कहते हैं कि एनर्जी स्टोर होती है वर्क जब हम करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, अभी इसके टेक्निकलिटी में चलते हैं कि हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए कि वर्क डन जो हम करेंगे स्प्रिंग के ऊपर और जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे उनके फॉर्मूलाज हम निकालते हैं। तो एक बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, एक बेसिक पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे छाप देते हैं, एज फॉर मोर अमाउंट ऑफ elongation more is the force needed। क्या मतलब है सर? इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा तुम खींचने की कोशिश करोगे स्प्रिंग, उतना ही ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है? अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर खींचना चाहूँगा तो मुझे लेट से कोई नंबर ले लेते 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर मुझे इसको 3 सेंटीमीटर से खींचना है तो क्या 3 न्यूटन के फोर्स से काम चलेगा? क्या नहीं, मुझे 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना लंबा खींचना चाहोगे इस स्प्रिंग को उतना ही ज़्यादा फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर के लिए इतना, 3 सेंटीमीटर खींचना चाहोगे और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस फोर्स की मात्रा भी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, या ऐसा पकड़ लो, ज़्यादा फोर्स लगाने से ज़्यादा इलोंगेशन मिलेगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। एज फॉर मोर अमाउंट ऑफ इलोंगेशन मोर इज द फोर्स नीडेड। ठीक है, मतलब फोर्स वेरी कर रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस टू डिस्टेंस फोर्स वेरी कर रहा है। क्यों समझा रहा हूं मैं, समझ में आएगी बात, ये लास्ट पॉइंट समझो मेरे से अभी। ठीक है, दैट इज फोर्स इज वेरिएबल। यहाँ पे फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। हेंस वी आर यूजिंग इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो क्यों यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं ये। सो फोर्स इज वेरिएबल, हेंस वी आर यूजिंग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, अभी इसका पूरे का सार क्या है, वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है। वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब है जब हम वर्क डन की चर्चा करेंगे हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रल फॉर्म में उसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स। एक्स क्यों नहीं लिया सर, हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानकर चलते हैं कि डी एक्स हुआ है एफ फोर्स से, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा। वो टर्म इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये तो है सर, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या यही आंसर फाइनल आंसर है क्या, नहीं, हम यहाँ पे फोर्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फोर्स कौन सा है और ये फोर्स किसके बराबर है, ये फोर्स तो हमने लगाया, और वो किसके बराबर होगा, जितना ज़्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर वो बनते जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करते जाएगी, ये काम करते जाएगा, एनर्जी स्टोर करते जाएगी, तो ये रेजिस्ट करेगा ना, तो ये रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होता है। और वो कितना होता है, के इंटू एक्स, ये फॉर्मूला हमने देखा था। एंड व्हाट इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, तो वो पुट करेंगे और स्टेप नंबर 4 में हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो इसके नीचे और इसके ऊपर हम कुछ लिखते रहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिख रहा हूँ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ओरिजिनल मतलब बिना खींचे जो उसकी लेंथ थी, तो वो पोजीशन को हमने 0 माना, मतलब ये पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0 और ये पोजीशन x है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम खींचने का वर्क डन निकाल रहे हैं, वो लिमिट बताता है। सो लोअर लिमिट 0 का मतलब है यहाँ से खींचने की शुरुआत की, कहाँ तक खींच रहे हो, x डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ तक हम इसे खींच रहे हैं। ये इसका सिंपल मीनिंग है। नाउ इस f की वैल्यू को हम kx को यहाँ पे f की जगह पे पुट कर देंगे। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ kx इंटू डी एक्स, 0 से लेकर x। आगे आंसर आ गया बच्चों, k को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, x इंटू डी एक्स बचेगा। मैं जानबूझकर एक एक स्टेप को डिटेल में लिख रहा हूँ। x का इंटीग्रेशन किसी को पता है, सो आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। तो अपर लिमिट हम यहाँ पे x की जगह पे x पुट करेंगे तो वही आंसर बनेगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस करके x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही मिलेगा। तो फाइनली जो वर्क डन हमें मिला वो मिला, इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, के एक्स स्क्वायर बाई 2 को तुम इस प्रकार से भी कॉल कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। मीनिंग सेम है लेकिन बोलने में और याद रखने में ये थोड़ा कन्वीनियंट जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग के एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ के एक्स स्क्वायर, फील आता है ना याद रखने में। ये नीचे दिख रहा है ना, हाँ यस। तो मिल गया हमें फॉर्मूला, बधाई हो बच्चों, वर्क डन मिला। सर आपने तो हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी का दिया था, आपने वर्क डन निकाला। सर आपने चीटिंग की हमारे साथ, तो हमने कोई चीटिंग नहीं की, हमने वर्क डन निकाला और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो इसको पकड़ो, अभी ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये गली में से जाते हैं हम। ठीक है, अभी क्या मेन रोड खत्म हो गया, वो गली से निकलते हैं। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं येलो कलर से, वर्क, उसका फॉन्ट छोटा करेंगे तो ये गली में से हमारी गाड़ी निकल पाएगी। ठीक है, तो ये वर्क डन से हाफ के एक्स स्क्वायर आया है, तो और मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, यही वर्क डन है ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने लिखा वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखोगे ना तो भी लिखना हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमने डिस्कस किया कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमें फाइनली यहाँ से एक आंसर मिला डिराइव करने के बाद हाफ के एक्स स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं कि ये कहाँ लगाएंगे सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तुरंत समझ जाओगे। चले आगे, रिप्लाई करो। यस, लिख लो जल्दी, फिर चलते हैं आगे। ओके, तो एग्जांपल में देखते हैं हम क्या है हमारे पास। एक ब्लॉक लेकर आते हैं हम, तो एक यहाँ पे दीवार से एक स्प्रिंग लेकर आते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे स्प्रिंग है बच्चों, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है। इस स्प्रिंग से एक ऐसा यहाँ पे ब्लॉक अटैच्ड है। ठीक है, सरफेस स्मूथ है। ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तब तक हम फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल हम रख रहे हैं। के इसकी वैल्यू है स्प्रिंग की, स्प्रिंग कांस्टेंट की के वैल्यू होती है। इसके ऊपर अपन एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एफ फोर्स लगाएंगे तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। समझाऊंगा ना मैं, पहले लिख तो लो। फाइंड द वेलोसिटी गेन बाय द ब्लॉक। अच्छा, कब गेन करेगा ये? जैसे हम कह रहे थे कि इसको जब हम खींचेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस ये आ जाएगा। तब हम इस फोर्स को छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ोगे ये भागेगा, तो कितने वेलोसिटी से ये भागेगा ये हमें पूछा है। रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये पीछे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग उसको वापस बुलाएगी। क्यों बुलाएगी? क्योंकि इस एफ फोर्स ने उसके ऊपर वर्क डन किया, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी इसके अंदर। कॉन्सेप्ट आ गया। जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड थी, जब हम एफ फोर्स छोड़ देंगे तो वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन रिलीज करेगा? स्प्रिंग रिलीज करेगा। उसकी जो दबाई हुई पोटेंशियल एनर्जी है उसको वो काइनेटिक एनर्जी में रिलीज कर देगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो हम यहाँ पे किस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे सर? हमें वेलोसिटी v मिल जाए, हमें वेलोसिटी गेन पूछी है। ठीक है, तो व्हेन यू रिलीज इट विल मूव विथ v वेलोसिटी। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, वो अभी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कौन गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी? ये ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है ना। सो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ब्लॉक। बस इतना सिंपल है, क्योंकि स्प्रिंग भी एक क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई लॉस हो रहा है कि यहाँ से जितनी स्टोर कर रहा है उतनी दे दे रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है अभी, जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में सिखाया, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पता है। मान लो इस ब्लॉक का मास m है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हाफ और हाफ कट हो जाएगा। मीनवाइल हम इस इक्वेशन को भी थोड़ा बॉक्स करते हैं। ये बार बार यूज होता है आगे। ठीक है, ओके, तो हम नीचे इसको काट देते हैं, हाफ हाफ चला जाएगा। सो के कलर क्यों चेंज हुआ? हाफ हाफ चला जाएगा। सो दिस इज के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। यहाँ पे x पूछ सकते थे या v पूछ सकते थे, तो इस क्वेश्चन में v पूछा है, तो उस टर्म में आंसर लिखेंगे तो ये दिखेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो फाइनली जो आंसर मिला मुझे x अंडर रूट के बाय m। ठीक है, आंसर दिखने में कैसा भी दिखे, कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, तो फाइनली तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन में होगा ही होगा। ठीक है, आंसर देखने से लग रहा है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने से तो हमें पता है कि हाफ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर करने से ही आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो बच्चों जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सो हमने स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर होते हुए दिखी, यस एक मिनट बच्चा, और उसको रिलीज करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए हमें दिखाई पड़ी। ठीक है, आ गई है। हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। तो जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग के अंदर वो देखा, और ये भी देखा हमने हाफ के एक्स स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू
हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गए, जो डिफरेंट यहाँ पे सिचुएशंस आएंगे, उस सिचुएशन को और भी बेटर ढंग से हैंडल करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है ये मैं बताने की कोशिश करूँ, तो वो ये होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं जैसे ब्लॉक और स्प्रिंग के, वो उसको इजी बना देता है। ठीक है, जैसे पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन पेमेंट से पेमेंट ट्रांसफ़र आसान हो गया, वैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम आसान बना देंगे, इजी बना देंगे। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो 3 सिचुएशन होती है, इससे बाहर कोई सिचुएशन नहीं बनती है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस 3 सिचुएशन के ऊपर वो बेस्ड होगा। तो इन तीनों सिचुएशन में इसको अलग अलग ढंग से हैंडल करने की बजाय हम एक ही मास्टर कॉन्सेप्ट से उसे हैंडल करेंगे, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजिड बॉडी सिस्टम, मतलब यहाँ पे रिजिड ये वर्ड हमें समझना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड ये वर्ड हमें पता है, पिछले 2 लेक्चर से हम, मतलब कल तो एटलीस्ट उसे पढ़ रहे थे। सिस्टम ऑफ बॉडीज, ये इनका ही कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, इन सिचुएशन में हम इसे लगाएंगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, देख चलो इसे आसान बनाते हैं। रिजिड बॉडी सिस्टम का कोई एक एग्जाम्पल लो सर, मैं बस यहाँ पे नीचे ना एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से हम आइडिया कैच कर लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर रिजिड बॉडी सिस्टम का मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो बड़ा एग्जाम्पल सिंपल होगा कि कोई एक ऐसा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को तुम F फोर्स लगाओगे, वो मान लो पहले से V1 वेलोसिटी से चल रहा था और तुमने उसको और धक्का दे दिया और फोर्स लगा दिया, तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब तक तुम फोर्स लगाओगे तब तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में हमें क्या पूछते हैं कि बॉडी ऑलरेडी V1 वेलोसिटी से चल रही थी, F फोर्स हमने लगाया, तो S डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम वर्क एनर्जी थ्योरम से हैंडल करेंगे। सर यहाँ पे ये रिजिड बॉडी कौन है, रिजिड बॉडी ऐसी होती है, मतलब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये मान लो ये मेरी रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, जैसे पत्थर, मीनवाइल एक एग्जांपल पकड़ो, पत्थर को कितना भी जोर से दबाओ, पत्थर के डायमेंशंस बदलते हैं क्या? क्या पत्थर के डायमेंशंस, पत्थर का शेप बदलेगा क्या तुम बहुत तुम्हारे हाथों से फोर्स लगाओगे तो? मतलब उसके डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद बॉडी ही मूव हो जाएगी। उसके ऑन द अपोजिट हैंड एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, क्ले, क्या क्ले रिजिड बॉडी होगी क्या? क्या क्ले रिजिड बॉडी होगी क्या? हम इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, ये बॉडी अपना शेप चेंज कर लेगी, मेरी उंगली अंदर चली जाएगी क्ले के अंदर, मैं इसे जोर से दबाने की कोशिश करूंगा तो ये तुरंत अपना शेप चेंज कर लेगा, तो ये रिजिड बॉडी हुई क्या? हमने कहा नहीं। तो रिजिड बॉडी क्या है, तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर तुम फोर्स लगाओगे तो बॉडी के डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे, बॉडी की पूरी बॉडी आगे चली जाएगी, ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी सिस्टम। ओके, आई बात थोड़ी बहुत समझ में, आई होप। ठीक है, फिर हम सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड का कोई एग्जांपल लेते, तो जो हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहे थे वही हमारा सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जांपल होगा। मतलब कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम F फोर्स लगाएंगे तो और उसको हम खींचेंगे तो उसका कितना एक्सटेंशन होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करेगी, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। और इनके कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनेगी, जो एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे वाले एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई स्प्रिंग अटैच्ड है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो स्प्रिंग मास, मतलब ये रिजिड बॉडी, दिस इज रिजिड बॉडी, और ये कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, कोई भी चीज़ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में सक्षम है वो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स कहलाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सिंपल भाषा में स्प्रिंग और मास से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, या सिंपली ब्लॉक से रिलेटेड या सिंपली स्प्रिंग से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से समझेंगे। ठीक है, अच्छा हम एक सीधा इसका एक फॉर्मूला बताऊं सर, अगर कोई फॉर्मूला होगा तो वो बताओ, आपने बता दिया ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, सो इसका कोई फॉर्मूला है क्या? यस, इसका एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पहले हम बच्चों फॉर्मूला लिख लेंगे और फॉर्मूला लगाना कैसा है वो मैं सिखाऊंगा आगे, प्लस माइनस वर्क डन, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू में वैसे कुछ फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बच्चों, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई लिख देते, जगह नहीं आगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, इसको बॉक्स कर देते हैं ऐसे। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। सर अभी भी फील नहीं आया सर क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन लेते तो फील आएगा, एक क्वेश्चन लेते तो फील आएगा हमें। ये सभी जो चीज़ें हैं इसका एक क्वेश्चन लेते, इन तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन हम ले सकते हैं, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, सो इस कैटेगरी का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इस टाइप के एग्जांपल में हम ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो देखते हैं आगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अपन फोर्स F लगा रहे हैं और इस बार अपन रफ सरफेस लेते हैं। बहुत स्मूथ सरफेस के साथ हम खेल लिए। रफ सरफेस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लूँ और जब ये थोड़ा इधर आ जाएगा फोर्स लगाने के बाद, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी VF, कुछ s डिस्टेंस चलने के बाद। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमें इस सिचुएशन में बस हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के बताओ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर गिवन सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखते कैसे लगाएंगे। ठीक है, बाद में आगे आगे जाएंगे तो न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन हम इसके ऊपर कवर कर लेंगे। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले कवर कर लेते ताकि इस क्वेश्चन के द्वारा हम वर्क एनर्जी थ्योरम इस सिचुएशन के लिए लगाने में कामयाब हो जाए। मान लेते हैं ये बॉडी, इसका मास m है, तो करना क्या पड़ेगा, हम फॉर्मूला लेकर आते हैं पहले। तो एक एक चीज फॉर्मूला के अंदर से मैं समझाता हूँ। देखो, तो ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है, और ये फॉर्मूला में एक एक टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यहाँ पे लिखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, मतलब हमें दो पॉइंट्स लगेंगे बच्चों, दो पोजीशंस हमें लगेंगी, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो जहाँ से बॉडी का ऑब्जर्वेशन चल रहा है, मतलब ये इनिशियल पोजीशन मान सकते हैं हम, इनिशियल पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस पोजीशन को हमने माना फाइनल पोजीशन। इन बिटवीन क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। इन बिटवीन क्या हो रहा है वो देख के अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स वे होगा। हमें तो सिंपल तरीका चाहिए, वी वांट सिंपल वे। वो सिंपल वे कौन है, वर्क एनर्जी। कैसे, देखो, वंस यू आइडेंटिफाइड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और मुझे बताओ कोई डिफिकल्ट बात है क्या भाई, इनिशियल फाइनल पोजीशन है फाइंड आउट करना। यहाँ पे दिख रहा है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ vi थी और बाद में s डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो गई। रफ सरफेस के अंदर उसको खींचा गया बाय f फोर्स। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर नीचे रफ सरफेस है बच्चों, इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम जब ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, और वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, राइट। बस इतना आइडेंटिफाई कर लिया। अभी यहाँ पे देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, वो तो हाफ mv² फॉर्मूला होता है। किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इस ब्लॉक की। इनिशियल कितनी है, कुछ है, 0 होती तो 0 लिखते यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी है। थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है, वो अच्छा बैठेगा तुम लोगों के लिए। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, और हम F फोर्स लगा के उसको खींच रहे, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी VF हो रही है या सिंपली V हो रही है। ठीक है, कम से कम कन्फ्यूजन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हम क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब 0 वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0। प्लस माइनस क्यों, क्या है प्लस माइनस, वो भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वर्क डन कौन कर रहा है थ्रू आउट इस जर्नी में, वो देखना। इनिशियल फाइनल वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन थ्रू आउट कौन कर रहा है वो देखो। सिंपल बताओ, कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखो। हमने कहा सर 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन से ये। तो मुझे बताओ इस फोर्स के कारण बॉडी आगे ही जा रही है ना, तो यहाँ पे इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस
F इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगाया मैंने, F इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ ये आगे S, तो मैंने F इंटू एस लिखा। फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण बॉडी उस दिशा में तो नहीं जा रही है, बॉडी आगे ही जा रही है, तो हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। तो बच्चों तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे पॉजिटिव लिखना चाहिए या निगेटिव लिखना चाहिए? सो वी विल राइट माइनस एफ इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट तक फ्रिक्शन लगा, एस डिस्प्लेसमेंट तक, इज इक्वल्स टू, हो गया बस। इस पोजीशन में आए, फिर काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो इनिशियल फाइनल पोजीशन देखना, वर्क डन यहाँ पे लिखना है तो कितने फोर्सेस लग रहे बॉडी के ऊपर वो देखना, 2 स्टेप ओनली। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ m, और इस पोजीशन में इसकी वेलोसिटी अगर v है तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालो, बाकी सभी चीज़ें गिवन होगी, फ्रिक्शन निकालो तब बाकी चीज़ें गिवन होगी, कहेंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करो तब ये बाकी चीज़ें गिवन होगी। तो हम एक ही इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन गिवन सिचुएशन क्या है, ठीक है। अच्छा चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन से थोड़ी ना समझ में आएगा सब कुछ, और एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना पकड़ लो, ठीक है, और एक एग्जांपल करते चलो। तो इन दिस सिचुएशन मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m। फाइनली जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन की यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज लिखी होगी, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m विच इज एट पोजिशन ब्ला 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 ब्ला, ये सब। लेकिन जब हम क्लास में एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम इसको शॉर्ट रखेंगे ताकि इतना तो हम यहाँ से देखते ही समझ सकते हैं ना। यस तो ये ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन आ रहा है, ठीक है। तो वो फाइनल पोजीशन यहाँ पे है तो उसको डॉट 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 दिखाते हैं, ठीक है। ये डॉट 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 क्या है सर, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है और वो नीचे गिर रहा है ब्लॉक, ठीक है। लेट्स से कि ये जो ब्लॉक है वो h हाइट नीचे गिर रहा है, ठीक है, h हाइट वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। रेस्ट से मैंने उसे फेंका, इनिशियली वो रेस्ट पे था यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आ रहा है ये वाली पोजीशन में तो उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, क्या चल रही है, हवा चल रही है, एयर फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे, तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है। एफ ए एयर रेजिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे हम, एयर रेजिस्टेंस, ओके। अब क्वेश्चन कैसा पूछ रहे देखो, ठीक है, इतनी सिचुएशन गिवन है, फिर से समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये यहाँ पे कहीं ग्राउंड होगा, ये जस्ट हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बता, ठीक है। बाप रे, दिखने से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहता है, इसको बहुत ही कॉम्प्रेस करके लिख के बताओ, इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं, अभी हम उसको ऐसे लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया वो झट से उस क्वेश्चन को पकड़ लेगा, हाँ ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी से सॉल्व करेंगे, पहले ही कितना कॉम्प्लेक्स लगे। वो कैसे लिखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखना है, तुम सभी लोग इसे बड़े आराम से कर सकते हो। तो तुम लोगों को इनिशियल फाइनल पोजीशन पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, देखने से पता चला ना कि ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। सो दिस विल बी योर इनिशियल पोजीशन, राइट, और ये हमारी हिट करने से पहले फाइनल पोजीशन है। सो इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी है 0, ठीक है। ब्लॉक नीचे जा रहा है, भैया ऑटोमेटिकली कैसे जाएगा, ग्रेविटी उसको खींचेगी ना नीचे, मतलब वर्क डन कौन करेगा, ग्रेविटी। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्क आ रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है ना, तो मैंने कहा था कि वर्क डन निकालने के वक्त
कितने फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे वो देखो। एक तो धरती माँ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगा रहा है fa, ठीक है। इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ब्लॉक नीचे गिरेगा जस्ट बिफोर हिटिंग कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, हाफ mv² लिखेंगे। बस अपना चैलेंज इतना ही है कि वर्क डन अगर तुम सक्सेसफुली लिख पाओ तो आंसर आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, कोई फॉर्मूला बता सकता है? फोर्स है mg, कितने डिस्टेंस नीचे आ रहा है h, तो आंसर क्या होगा mgh। एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन क्या होगा, वो अपोजिट है ना, ऊपर की दिशा में लग रहा है फोर्स, ब्लॉक नीचे ही आ रहा है फिर भी, सो माइनस लिखेंगे क्योंकि अपोजिट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है fa, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h। एयर रेजिस्टेंस का बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला XYZ² अपॉन एफ समथिंग सम, नहीं, एयर रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो एक तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो वही निकालने को पूछेंगे, बाकी के पैरामीटर्स तब गिवन होंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है fa इंटू h हाइट तक, सो दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको बॉक्स कर दो क्या यहाँ पे, ये वर्क डन ये है इज इक्वल्स टू हाफ mv², इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, 2 उधर चला जाएगा तो 2mg, 2 कॉमन ले लेते बाहर, 2 कॉमन ले लिया, mgh माइनस fa इंटू h डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू v²। तो v कितना आया यहाँ से, 2h भी कॉमन आ रहा है बाय द वे वहाँ से, mg माइनस f डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो फाइनल आंसर देखोगे तो तुम कहोगे बाप रे इतना डिफिकल्ट आंसर, नहीं, आंसर दिखने में नहीं जाना है हमें, इसको किस प्रोसीजर से सॉल्व किया है वो समझना है। यस, अभी पूछो क्या पूछना है। ये रूट डाल दिया, स्क्वायर हटा दिया, बोलते बोलते लिखना भूल गया।